बात जयराम वर्मा की हो तो मैं 2 शब्द नहीं 4 शब्द कहूँगा। लालापुर सरैया विधानसभा में विद्यमान केशव देवी पब्लिक स्कूल में आयोजित जयराम वर्मा पुस्तकालय का उद्घाटन और जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित लालापुर सरैया के ग्राम प्रधान आदरणीय श्री विनोद कनौजिया जी, बनारस से चल करके आए हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर श्रीमान ओम विकास वर्मा जी, विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय श्री रामदेव वर्मा जी, प्रधानाचार्य श्रीमती नेहा वर्मा जी, संरक्षक और कर्मठता के प्रति श्री अविनाश वर्मा जी, जिला पंचायत सदस्य के रूप में विराजमान श्री जयराम वर्मा जी, समक्ष उपस्थित अध्यापिकाओं, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चे, आज यहाँ पर जयंती समारोह के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रदर्शन हुआ। देखने से लगता है कि बच्चों में सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए बहुत ही प्रयास और सफल अभ्यास किया। सरस्वती वंदना के अवसर पर प्रस्तुत गीत और नृत्य आकर्षक और सराहनीय है। ताकि सभी बच्चे प्रशंसा के पात्र हैं। आज जयराम वर्मा पुस्तकालय भवन का उद्घाटन हुआ है, जिसका पिछले साल शिलान्यास हुआ। जयराम वर्मा के शिष्य के रूप में इस छोटे से अगला व्यक्ति को पिछली बार भी अवसर मिला और इस बार के मेरा सौभाग्य है मुझे यहाँ आकर के आपके बीच में उपस्थित होने और अपना उद्गार व्यक्त करने का अवसर मिला। पुस्तकालय बहुत अच्छा बना। पुस्तकें लाना, सुसज्जित करना, साज सज्जा के साथ व्यवस्थित करना बाकी है। इस विद्यालय के प्रति मेरा लगाव है, स्कूल के प्रति, प्यारे बच्चों के प्रति
और ये सर्वथा बना रहेगा। इस पुस्तकालय को पूरे साथ सज्जा के साथ सुसज्जित करने में जो भी जैसा भी मेरा योगदान बनेगा, सलाह मशवरे के साथ मैं अनवरत रूप से इसे करता रहूंगा। क्योंकि जयराम वर्मा के नाम पर है, उनके साथ मैंने एक लंबा समय बिताया है। इस नाते प्रसन्नचित्त मन से इस कार्य को मैं करता रहूंगा। आप विश्वास रखें। कुछ लोग दुनिया में देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते। देश के दुख दर्द का आंसू पीते। और एक समय ऐसा भी आता है, ऐसे व्यक्तित्व का जो अमरत्व को प्राप्त करते, वो अपना और अपने परिवार को देखे या उनके लिए कुछ करने के बजाय सर्वथा एक लक्ष्य होता है, परमार, परोपकार, देश सेवा, देश उत्थान, देश जागरण, समाज में चैतन्य पैदा करना, समाज को सचेत करते रहना, शिक्षित विकसित करना। ऐसे ही विभूतियों में हमारे कुल गुरु के रूप में, कुल गौरव के रूप में स्वर्गीय श्री जयराम वर्मा जी हुआ करते थे। जयराम वर्मा जी 20 साल तक लगातार मिनिस्टर रहे, लगातार मंत्री रहे। इस बात में बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। जयराम वर्मा जी ने इस प्रदेश में ईमानदारी का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर पर ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करने वालों में दो नाम है, एक गुलजारी लाल नंदा, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन प्रादेशिक स्तर पर किसी ने ईमानदारी का प्रतिनिधित्व किया है तो वो केवल एक नाम है, जयराम वर्मा। उन्नीस में जब कांग्रेस अलग होने को था, फिर मोती नंदन बहुरा को चंद्रभानु गुप्ता ने भेजा पूज्य जयराम वर्मा जी से के पास। उन्होंने आकर के कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री होना स्वीकार कर लें तो कांग्रेस टूटने से बच सकता है। जयराम वर्मा जी ने कहा, आप चौधरी साहब से बात कर लीजिए, चौधरी चरण सिंह। 15 दिन के आंदोलन के बाद दोबारा आए, फिर वही बात दोहराई, आपको चौधरी साहब से बात कर लेना चाहिए। चौधरी साहब के पास इस बार जाने के बाद चौधरी साहब निकाला कि बहुत देर हो गई। बातें करने को, झूठा दिखावा दिखाने के लिए तो बहुत सारे नेता इस प्रदेश और देश में है, होते ही रहेंगे, आते जाते रहेंगे। लेकिन सच्चे अर्थों में त्याग करने का अवसर आने पर
सच्चाई के साथ मुख्यमंत्री पद को भी ठोकर मारने का कार्य श्री जयराम वर्मा ने किया और अवसर प्राप्त होने के बाद इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री होने के अवसर को भी महात्मा गांधी के मना करने पर 565 देशी रियासतों को संगठित करने के वास्ते प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मारने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वो हमारे राष्ट्र गौरव हुआ करते थे। तो पूज्य जयराम वर्मा जी पूर्वांचल के गांधी हमारे समाज के प्रदेश के गौरव हुआ करते थे। स्वावलंबिता के बड़े प्रतीक थे। उनके साथ सर्वथा रहने के बाद भी कभी मुझे अपने हाथ से चक्कर नहीं दिखाने दिया। एक बात तो ऐसा भी हुआ कि दिल्ली के 18 महादेव रोड पर उनके बंगले में उनके स्नान करने के बाद वो निकल कर आए टेलीफोन रिसीव करने के लिए और मैं गया तो देखा कि वहां धोती उनकी पड़ी हुई है। उठा करके उसको ज्ञान दिया। बाद में जब उनको जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरा काम मुझे ही करना चाहिए। जयराम वर्मा शिक्षा के बृहस्पति आज की तारीख में तो बहुत ऐसे नाम मिल जाएंगे जिनके पास 10, 15, 20, 25, 30, 40 विद्यालय हैं और विद्यालयों में अच्छी व्यवसायीकरण हो गया है। इस तरह से पैसा कमाने के नाम पर विद्यालय लोगों ने खोल रखा है और लगातार खोलते ही चल रहा है। अभी प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा जी चर्चा कर रहे थे बिल्कुल संस्करण है जो साकेत महाविद्यालय में मेरे छात्र संघ के अध्यक्ष होने के साथ मेरे साथ महामंत्री हुआ करते थे। आज उनके पास 57 विद्यालय है, 13 इंटर कॉलेज है, बाकी सब डिग्री कॉलेज है। जयराम वर्मा ने इस जिले में शिक्षा का प्रचार प्रसार और प्रस्तुति जो किया है वो अतुलनीय था। इंटर कॉलेज की शुरुआत उन्होंने की एक मर्यादा रखते इसी प्रकार से। वो चिंतित है कि ये आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने मुझे स्वयं बताया कि वहां कानपुर से एक सेठ आया, 500 रुपया दे गया और उसी 500 रुपये से गाड़ी आगे बढ़ गई और इतना बड़ा विद्यालय स्थापित हो गया। बुझाईगंज के क्षेत्र में आज के पहले कुछ वर्षों पहले इतना अच्छा विद्यालय और कोई दूसरा नहीं हुआ करता। एक बार सफलता प्राप्त करने के बाद टोटल लगातार विद्यालय के क्षेत्र में जयराम वर्मा का सहयोग बढ़ता ही गया और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है। उस समय जयराम वर्मा जी ने जितने भी विद्यालय स्थापित किए उन सभी विद्यालयों में पढ़ाई होती थी और ईमानदारी के साथ पढ़ाई होती थी। छोड़ा कीजिएगा, आज की तारीख में अभिभावक इस तलाश में है कि वो विद्यालय कौन सा है, कहां पर है, जहां पढ़ाई होती है। बाकी तो सभी विद्यालय चल रहे हैं, विश्वविद्यालय ही चल रहे हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक सारी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं।
लेकिन जगह वर्मा जी इस बात के कायल थे कि स्कूल हो, विद्यालय हो तो पढ़ाई भी हो। उनकी ईमानदारी की जो छवि हुआ करते थे, उनके जीवित रहते हुए उनके स्कूलों पर भी उसका सीधा प्रभाव था, उनके विद्यालयों पर भी उसका प्रभाव था, और कर्मचारी अधिकारियों पर भी उसका प्रभाव था। इसके नाते सभी चीजें उनकी सोच के मुताबिक, उनके विचार के मुताबिक, उनकी चाहत के मुताबिक ही चलते थे। एक बार की बात है, बहराइच में एक कार्यक्रम में बुलाए गए। उन्होंने पहले ही पूछ लिया मुझे कितने बजे पहुंचना है, ये भी जान लिया कि मुझे कितने बजे बोलना है। आमतौर पर नेता को जितने बजे बुलाया जाता है उतने बजे पहुंचता नहीं, लेकिन उस समय के पाबंद थे। इस नाते जो समय उनको मिला था उसी समय के मुताबिक पहुंच गए। मैं वही ऐसा ही प्रयास करता हूं। और पहुंचने के बाद सीधे मंच पर चढ़ गए, आसन ग्रहण कर लिया, घड़ी बार बार देखते रहे। श्रोता लगभग नगण्य थे, क्योंकि सभी मान करके चलते हैं कि जो कार्यक्रम का समय होता है उसके 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ही प्रारंभ हो रहा है। इस तरह अभी से समय के मुताबिक चलने का कोई मतलब नहीं है। जो उनको बोलने का समय सुनिश्चित था उस पर खड़े हो गए। वहां पर कुछ कर्मचारी थे, पुलिसकर्मी थे, कुछ कार्यकर्ता थे, उन्हीं के बीच में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सब हक्का बक्का रह गए और जितना बोलना था विषय वस्तु को लेकर के, जितना बताना था, इस अंदाज में बोलते गए जैसे कई हजार लोग बैठे हुए हैं। और अपना संबोधन समाप्त करने के बाद वो होता है, उनको जलपान के लिए निवेदन किया गया। वो जलपान नहीं किए, सीधे गाड़ी में बैठे और चले गए। और दूसरे दिन से पूरे प्रदेश में ये प्रचारित और प्रसारित हो गया कि माननीय मंत्री के रूप में श्री जयराम वर्मा जी की ये गतिशीलता है, ये गतिविधि है, समय के पाबंद है और समय को और अपनी कार्यशैली को लेकर के कोई भी ढीला हवाले नहीं करते। पूरे प्रदेश का प्रशासन, कर्मी, कर्मचारी उस समय के लिए सुधर गया। जयराम वर्मा जी समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण किया। समाज से ही जुड़े रहने में उन्होंने अपना गर्व महसूस किया। उन्नीस 1985 में स्वर्गीय जयराम वर्मा जी को हिमाचल का गवर्नर बनाए जाने का प्रस्ताव आया। उन्होंने बहुत आदर पूर्वक पहुंच करके उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर समाज से जुड़ा रहा, जमीन से जुड़ा रहा, भूमि पुत्र की सर्वथा अनुभूति होती रही। और भूमि पुत्र के रूप में जमीन पर ही मैं रहना चाहता हूं। इस नाते राज्य पाल बनना मुझे स्वीकार नहीं है।
ऐसे त्यागी पुरुष आज के युग में, आज के दौर में, जब स्वार्थ पर्दा सर्वोपरि हो गई है, धन कमाना, दौलत कमाना, दौलत बटोरना ही एकमात्र लक्ष्य बन गया। हर स्तर पर पारिवारिक उत्थान ही एक उद्देश्य बन गया। अपना और अपने परिवार की बात ही लोग सोचने लगे हैं। ऐसा क्या, ऐसा तक, ऐसा परित्याग आज के दौर में क्या देखने को मिलेगा? मैं जब ये कहता हूं कि जयराम वर्मा हमारे कुल गौरव थे, तो सही है, तो मेरे कुल गौरव थे, एक आदर्श थे। ऐसे आदर्श थे जिनको समझना चाहिए, जानना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। जयराम वर्मा जनवरी 2087 में काफी बीमार हो गए। एक महीने तक मैं उनके साथ लगा था, उनकी देखरेख करता था, उनकी सेवा करता। वो दुर्भाग्य का दिन भी आया, 13 जनवरी 1987। रोजाना की तरह वो बिना चश्मे के उन्होंने अखबार पढ़ी। और उन्होंने कहा कि मैं आज दूध भात खाऊंगा। दूध नहीं देते थे यूसुफ की होने के नाते। मैं चकित हो गया, लेकिन ला करके दिया। इतने में एक फोन आ गया, बलदेव सिंह आर्य मंत्री हुआ करते थे, राजस्व मंत्री। उन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप सचिवालय में जाते हैं, 2-2 घंटे तक बोलते रहते हैं और ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को सुनने के बाद बाबूजी ने कहा कि एक तो जिस मंत्रालय को भी संभाला तुमने, उसको बिगाड़ा, लूट खाया, संभालने के बजाय लगातार बिगाड़ते रहे। और आज मुझे सलाह दे रहे हैं, अभी भी समय है, जो मंत्रालय आपके पास है उसको संवारने का कार्य करिए, उसमें सुधारने का काम करिए, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करिए, ताकि लोग आपको याद करें और आपकी सलाह के मुताबिक अगर मैं कार्य करना बंद कर दूंगा तो अगर मुझे 100 दिन जीना है तो 25 दिन में ही मैं मर जाऊंगा। इतना क्या मेरी बात पूर्ण करती है। उस दिन भी सचिवालय गए और जाने के बाद उस दिन भी एक दिन सचिवालय में बोल करके आया 1 घंटा तक, और लौट के आने के बाद दोपहर में उन्होंने कहा हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कोई मिलने के लिए आए तो मना कर देना। 3 बजे के लगभग में मुझे बुलाया। उनको फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ। मैंने डॉक्टर एल.सी. डायल जो बलरामपुर हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, उनको मैंने बुला दिया। आए, आने के बाद उन्होंने इलाज किया, दवा दिया, उसके बाद फिर चले गए, पूरा आराम हो गया। 6 बजे के लगभग में उनको दोबारा परेशानी बढ़ी। और दोबारा मैंने बुलाया। उस समय चौधरी नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री हुआ करते थे, उन्हें मैंने बुलाया। प्रकाश चंद्र वर्मा
जेल छोड़ करके रिटायर्ड हुए, उनको भी मैंने बुलाया। डॉक्टर एलसी ने कहा कि आपकी तबीयत को देख करके मुझे लगता है कि आपकी जांच होनी चाहिए, वो भी अस्पताल में। पहली बार उन्होंने जयराम वर्मा जी ने मुझसे कहा कि ये बाएं हाथ पर बाएं हाथ दबाओ। पहली बार उस सहलाने के लिए कहा, पहली बार दबाने के लिए कहा। मेरे आंख में आंसू थे। डॉक्टर एलसीआई के कहने के मुताबिक उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे लाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जिद किया तो एम्बुलेंस बुला लिया, और एम्बुलेंस में स्ट्रेचर नहीं था। एक इजी चेयर में मैंने बैठाया, और बैठाने के बाद जब अस्पताल पहुंचे, बलरामपुर हॉस्पिटल, तो वहां पर एक स्लोप था, एक रोलिंग चेयर आई, और रोलिंग चेयर में बैठाने के बाद एक स्टाफ नर्स बेचारी ढकेल लेती, ढकेल नहीं पाई, तो उसको डांटा, जब तुम ढकेल नहीं पा रही, ऊपर नहीं ले जा पा रही हो तो फिर ड्यूटी क्यों कर रही हो? मुझे देखा, मैं ढकेल के ले गया, और ले जाने के बाद अपनी बाहों में उठा करके मैं बेड पर रख भी नहीं पाया कि हे राम के साथ उन्होंने प्राण त्यागा। 13 जनवरी 1970। 14 जनवरी को एक टोयोटा खुली गाड़ी में उनकी अंत्येष्टि चली। निशादगंज तक तो कुछ लोग थे, निशादगंज से लेकर के सदाबाद से लेकर के टंडा तक मैं अकेला था। रास्ते भर रोका रह गया। पंद्रह जनवरी को दाह संस्कार उनका अयोध्या में। ऐसा व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान भाव, महान विभूति जग में कभी कभी पैदा होते। मैं 2 बातें केवल बच्चों से कह करके अपनी बात कहना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, अपने लिए ईमानदार बनो, अपनी पढ़ाई में ईमानदार बनो। अपनी पढ़ाई को लेकर के ईमानदार रहोगे तो भी आगे बढ़ पाओगे। तभी आप जयराम वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व बन पाओगे। सही अर्थों में, सही दिशा में इस देश की सेवा कर पाओगे। जो लोग अपने लिए ईमानदार होते हैं, अपनी पढ़ाई में ईमानदार होते हैं, वो नीचे ही आगे बढ़ते हैं। जिन विभूतियों को हम जानते हैं, राष्ट्र के जिन बड़े नेताओं को हम जानते हैं, इन सभी ने अपनी बचपनावस्था में ईमानदारी के साथ पढ़ाई किया, तभी आगे बढ़ पाए। आप सभी यही शब्द जानते हैं, गुरु। घू का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति, ले जाने वाला जीव ही गुरु कहलाता है। और आपका प्रथम गुरु आपकी अपनी मां होती है, जो आपके जन्मने के बाद
शिक्षा, दीक्षा, शिष्टाचार, आचार, विचार की पहली शिक्षा आपको देती है। उसके बाद द्वितीय गुरु के रूप में स्कूल के गुरु हुआ करते हैं। इस नाते मेरी सलाह है, जब स्कूल आप चलने लगे तो अपनी मां का चरण स्पर्श करके आप घर से निकले, क्योंकि मां का जो आशीर्वाद मिलेगा, मां का जो प्यार, जो स्नेह आपको मिलेगा, जो सर्वथा आपके लिए समर्पित रहती है, आपका हर स्तर पर योगदान सहयोग करने के लिए समर्पित रहती है, वो कहीं और नहीं मिल सकता है। वहां से निकल करके स्कूल आने के बाद अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का आप आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने लिए ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें। एक छोटा सा प्रसंग, एक गुरुकुल विद्यालय में बच्चे पढ़ा करते थे। उन्हीं में से एक बच्चा चोर था। एक बार उसने चोरी किया तो सभी बच्चे गुरु के पास पहुंच गए, कहा कि ये चोर है, इस बच्चे के साथ हम लोग नहीं पढ़ सकते। गुरु ने कहा कि पहली घटना है, इस नाते इस बार जानेगी। तो कुछ दिन बाद फिर चोरी किया, तो उसे उस बच्चे गुरु के पास पहुंच गए। तब गुरु ने बच्चों को समझाते हुए कहा, तुम सभी ईमानदार हो, अगर इन बच्चों में कोई चोर है तो ये, तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, शिक्षा दीक्षा तुमको अच्छी मिली है, मैंने भी भरसक प्रयास किया है आपको विद्या देने और ज्ञान देने का, और उसमें मैं जानता हूं कि आप सफल भी हैं। आप जिस विद्यालय में जाओगे, स्कूल में जाओगे, जिस पठनशाला में जाओगे, वहां पर आपकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन इस बच्चे को कोई भी स्कूल अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में, अपने गुरुकुल के विद्यालय में, कहीं भी विद्यालय में कोई प्रवेश नहीं देगा। इस नाते इस बच्चे को हमारे साथ इसी विद्यालय में रहने, उस बच्चे को एहसास हुआ, आभास हुआ, और उस आभास के साथ फूट फूट के रोने लगा और सभी से प्रार्थना याचना करते हुए उसने कहा कि दोबारा यह हरकत नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ा महत्व उस गुरु का, उस शिक्षक का है, उस शिक्षिका का है, जो बच्चे को सुधारने के प्रति एक अवसर को देखा, परखा और उसे कार्यान्वित किया, और उस बच्चे में एहसास करा करके उसे प्रायश्चित करने के लिए विवश किया, और गुरुकुल का स्कूल, गुरुकुल का शिक्षा केंद्र सुचारू रूप से उत्तरोत्तर लगातार आगे बढ़ने लगा, लगातार। तो मैं दोबारा इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं से अनुरोध करूंगा कि इस शिक्षण संस्थान को इस प्रकार से बनाएं, इस प्रकार से योगदान दें कि आसपास के लोग, अमरपुर के लोग, अम्बेडकर के लोग ये एहसास करने लगे, जबकि उनके स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं को अच्छा वेतन तो नहीं मिलता है, लेकिन उस समर्पण और संकल्प के बलबूते पर, संकल्प के आधार पर जो सिद्धि प्राप्त किया है, उस सिद्धि के आधार पर उस स्कूल में, उस विद्यालय में पढ़ाई होती है।
बच्चे शिक्षित दीक्षित होकर के आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। यह एहसास जवान के लोगों को होना चाहिए। इस जिले में यह प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस उम्मीद इस आशा के साथ ये कहते हुए पुस्तकालय के स्थापना को लेकर के, पुस्तकों की बढ़ोतरी को लेकर के, उनके योगदान को लेकर के जो भी मेरा सहयोग बनेगा मैं अनवरत रूप से सहयोग करता रहूंगा और बच्चों के बीच में आकर के इनसे स्नेह और प्यार अनवरत प्राप्त करता रहूंगा। बच्चों से जो स्नेह और प्यार मिल जाता है वो कहीं और नहीं मिलता। क्षमा करेंगे, और कहीं भी प्यार या थोड़ा सम्मान देखने को मिलता है। मेरा दैनंदिन जीवन और सामाजिक जीवन है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, लेकिन इन बच्चों से जो प्यार और सम्मान मिलता है, जो स्नेह मिलता है, ये निस्वार्थ मिलता है। अपने हृदय के गत से, इनका शुद्ध मन के गत से जो उद्गार निकलता है उसके द्वारा मिलता है। उससे विभूत होना स्वाभाविक है, गौरवान्वित होना स्वाभाविक है। और ये अवसर में अनवरत रूप से प्राप्त करता रहूंगा। जब भी मुझे बुलाया जाएगा, जब भी कहा जाएगा, हमारी उपस्थित अनवरत रूप से लगातार बनेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारतीय।